साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपके पास कॉपी और एक पेन अवेलेबल है तो सबसे पहले लिखिए मूड क्वेश्चन टू डिस्कस। मूड क्वेश्चन क्या डिस्कस का कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मामलों में यदि हम एंटीसिपेटरी बेल लगा रहे हैं तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। नंबर 2, अगर वो बातें हम ध्यान में नहीं रखते हैं तो उसके क्या नुकसान हमें भुगतने पड़ सकते हैं, और जहाँ पर अक्यूज से रिकवरी नहीं है वहाँ पर प्री अरेस्ट बेल का क्या योगदान है। या कई बार ऐसा भी होता है कि आप प्राइवेट पर्सन हैं और आप पब्लिक सर्वेंट नहीं हैं या उसकी तरह आपका कोई बिहेवियर नहीं रहा है, तो उस स्नैरियो में जब धारा 21 आईपीसी या धारा 2 सब क्लॉज सी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आप पे लागू नहीं होगा तो वहाँ पर प्री अरेस्ट बेल की स्थिति क्या होगी। और इसके साथ साथ जब भी हम ज्वाइन करते हैं इन्वेस्टिगेशन तो वहाँ पर हम क्या खामियां करते हैं, और प्री अरेस्ट बेल से पहले या क्वेश्चनिंग में जाने से पहले भी हम क्या खामियां करते हैं, ये सब आज के डिस्कस के मूड क्वेश्चन हैं। साथियों जब भी कोई व्यक्ति एंटी करप्शन के मैटर में फंस जाता है तो उसका कहना ये होता है कि मुझे झूठा फंसाया गया है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है और मुझे राहत या जुडिशल रेमेडी जो है वो प्रोवाइड की जाए। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे कह देने मात्र से अपराध ख़त्म नहीं हो जाएगा, हमारे कन्फेशन करने से अपराध ख़त्म नहीं हो जाएगा, या हमारे माफ़ी मांगने से भी अपराध ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो अगर आप इस भरोसे बैठे हो कि स्टेट की एजेंसी के पैर पकड़ने से या माननीय जज साहब के पैर पकड़ने से आपको रिलीफ मिल जाएगी तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। रिलीफ तब मिलेगी जब आपके पास एक प्रॉपर स्टैंड होगा, आपके पास एक प्रॉपर सब्सटेंस होगा और आप अपने तर्कों को रखने में समर्थ होंगे। बट बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि हमको इतनी जल्दी होती है हर काम में कि हम सोचते नहीं हैं कि जो एक्ट हम कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा। जब आप सड़क पर चलते हैं तो एक बोर्ड जो है हमेशा ही लिखा होगा कि दुर्घटना से देर भरी, पर देर का मतलब ये नहीं कि आप सो ही जाएं। कोई कानून उनकी हेल्प तो बिल्कुल नहीं करता जो सो जाते हैं, कानून सिर्फ उनकी हेल्प करता है जो क्लेवर है, जो बात को समझते हैं और अपना स्टैंड क्लियर करने में सामर्थ्य रखते हैं। और आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अभी हिंदुस्तान में जो कोर्टों की स्थिति है उसमें न्याय का मतलब क्या है कि वो एडवोकेट या वो पक्षकार जो अपने केस को प्रॉपर तरीके से रख पाए और अगला जो तर्क दे रहा है उसका प्रॉपर काउंटर करने में समर्थवान हो या प्रॉपर रिजोंडर देने में समर्थवान हो। अगर ऐसा नहीं है तो किसी भी रूप में आप जीत को सुनिश्चित नहीं कर सकते हो, क्योंकि करप्शन एक्ट के मैटर्स में या इकोनॉमिक ऑफेंसेस के मैटर में कोर्ट जो है एक अवधारणा लेके बैठती है। जनरल अवधारणा क्या कि ये लोग करप्ट हैं, बेईमान हैं, बदमाश हैं, ये लोग भ्रष्ट हैं और इनके भ्रष्टाचार के कारण जो सामाजिक बुराई है करप्शन की वो फल फूल रही है, वो फैल रही है। अल्टीमेटली करप्शन हैज़ बिकम कैंसर, ऐसा कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेकों ही केसों में व्यक्त कर दिया। अब पॉइंट क्या है कि जजमेंट जो है वो दोनों तरफ की हवा है मार्केट में। कुछ जजमेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई एंटी करप्शन के मैटर में डिमांड प्रूव करनी पड़ेगी, एक्सेप्टेंस प्रूव करना होगा, रिकवरी प्रूव करना होगा, पेंडेंसी प्रूव करना होगा, मोटिव प्रूव करना होगा, सब कुछ प्रूव हो जाएगा तब जाके अवधारणा ड्रॉ होगी। और कुछ ऐसा भी लॉ है कि अगर आपसे मनी रिकवर है और आपके पास स्पष्टीकरण नहीं है तो वहाँ पर धारा 20 पीसी एक्ट में या धारा 114 सब क्लॉज जी इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रिजम्पशन ड्रॉ करके आपको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी ने जो जूरिस्प्रूडेंस था उसको प्रॉपरली जो है चेंज कर दिया। इट इज़ नॉट नेसेसरी राइट नाउ कि एविडेंस डायरेक्ट हो, अगर एविडेंस इनडायरेक्ट भी है तब भी अक्यूज को कन्वर्ट किया जा सकता है। अब साथियों सबसे पहली बात कि एंटीसिपेटरी बेल अगर हम प्लान कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मामले में तो हमें क्या करना है। देखो जल्दबाजी करने की बजाय सबसे पहले आप कॉपी लो एफआईआर की, उसको प्रॉपरली रीड करो, उसमें क्या क्या आरोप है उसको स्क्रूटनाइज करो और उन आरोपों का जवाब लिखो। अगर कोई एविडेंस अवेलेबल है तो उनको जो है आप प्रॉपर लिख लो। क्योंकि मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपका जवाब प्रॉपर है, आपका स्टैंड क्लियर है तो वहाँ पर आपको लड़ने में काफ़ी इजी रहेगा। अगर स्टैंड क्लियर नहीं है तो वहाँ पर अगर आप कोर्ट जाते हो, अपनी बात को रखते हो और कोर्ट ने कोई क्वेश्चन कर लिया और आपके वकील ने उसका उत्तर दिया, ऐसा उत्तर जो आपकी सोच से परे, ऐसा उत्तर जो अनजस्टिफाइड है, ऐसा उत्तर जिसका कोई सब्सटेंस आपके पास में नहीं है, तो वहाँ पर आपको जो है ट्रबल होगी। साथ ही मुझे एक किस्सा जो है ध्यान आता है कि एक एंटीसिपेटरी बेल जो है पंजाब हाई कोर्ट में आर्ग्यू हो रही थी। उसमें से एक अक्यूज़ की जो है एंटीसिपेटरी हो गई। दूसरे अक्यूज़ से जब कोर्ट ने पूछा कि भाई ये जो पैसे हैं इनका आपने क्या किया,
तो वो कहता है कि ये पैसे जो है मैंने कुछ चीज़ें खरीदने में जो है इन्वेस्ट कर दिया और अल्टीमेटली उन चीज़ों को अपनी मदर को जो है मैंने गिफ्ट कर दिया। अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि डिस्प्यूटेड अमाउंट को आपने कंज्यूम किया कैसे। हालांकि अमाउंट उसी अक्यूज का था, बेसिकली एक रिफंड था, पर चूंकि उसे यूज़ कर लिया तो कोर्ट के माइंड में क्या है कि ये कल्प्रिट है और इसने अमाउंट को जो है मिसअप्रोप्रिएट कर लिया, राइट नाउ इज गिल्टी। तो ऐसी गलतियाँ मत करा करो। ये गलतियाँ तब होती है कि जब हमारा रिव्यू तैयार नहीं होता है, ये गलती तब होती है कि जब हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है, ये गलतियाँ तब होती है कि जब हम चाहते हैं कि ये केस आर्ग्यू हो जाए, बट कैसे होगा, इसका स्टैंड क्या होगा, हमें पता ही नहीं। जब भी सर्जरी होती है तो उसका एक प्लानिंग होता है, एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है कि इस तरह से हम इंटरवीन करेंगे, जो डर्ट है या जो पार्टिकल है उसको रिमूव करेंगे और उसके बाद आगे हम स्टिचिंग करेंगे। पर जब हम कोर्ट जाते हैं तो बिल्कुल ही कैजुअल हो जाते हैं। ज़रा फ़र्ज करो कि डॉक्टर ने गलती करी और आपकी मृत्यु हो गई, तो ठीक है, फ़ोटो लग जाएगी 1-2 घंटे बाद में और लोग 2 दिन रहेंगे, उसके बाद चैप्टर क्लोज। पर एक गलती आपने कर दी या आपके वकील ने कर दी या स्टैंड आप लोगों ने बार बार चेंज कर लिए और उसके बाद आप जेल पहुँच गए, भले वो 10 दिन के लिए क्यों ना हो, वहाँ पीड़ा पाओगे वो तो अलग ही है, पर जब जेल से बाहर आ जाओगे तो वो पीड़ा कितनी असहनीय होगी। क्योंकि लोग जो है आपको समाज में एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, लोग कहेंगे भाई ये करप्ट है या ये बंदा जो है रैपिस्ट है, ये बंदा जो है क्रिमिनल है। तो कुल मिला के ऐसी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए थोड़ा सा अपने को अलर्ट होना पड़ेगा और थोड़ा सा अपने को बेटर लीगल समाधान की तरफ जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। साथियों, जो बेल के पैरामीटर्स हैं वो क्या है, जिसको लेकर आंसर दिया है विजेंद्र बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। ये निर्णय है 6 मार्च 2024 का, बहुत ही रिसेंट निर्णय है, जिसमें अक्यूज की प्री अरेस्ट बेल को जो है एक्सेप्ट किया गया। अक्यूज पे आरोप किया थे कि जो कंसर्न अक्यूज है ये जूनियर इंजीनियर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सोनीपत के अंदर, इसने लगाई एंटिसिपेटरी बेल, वो कोर्ट ने खारिज कर दी, जिसको उसने असाइल किया। अक्यूज पे आरोप किया है कि इसने ब्राइब लिया है टू एनहेंस द कॉस्ट जो कि इंकर होगी रिगार्डिंग द फर्दर इन्हेंसमेंट ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो वहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी कहना है कि अगर ऐसे अक्यूज को बख्शा गया तो निश्चित तौर पर जो हमारा बेसिक वैल्यूएशन था वर्कआउट करने का, उसको ये कई गुना बढ़ा देते हैं, तो हमारे पर इकोनॉमिक बर्डन आता है और अल्टीमेटली स्टेट पर, अल्टीमेटली सरकार पर जो है इकोनॉमिक बर्डन आता है। तो कुल मिला के ऐसे कल्प्रिट जेल में रहें वही बेहतर है। साथियों, स्टेट ने भी जो है इसको अपोज किया। इन द मीन वेल ही गॉट द इंटरिम प्रोटेक्शन एंड ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर कंसर्न विजिलेंस का ये कहना है कि भले ही इसे ज्वाइन कर लिया इन्वेस्टिगेशन, इसका मतलब ये नहीं कि ही गॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम फर्दर लाइबिलिटी टू बी सब्जेक्टेड हिमसेल्फ टूवर्ड्स द कॉर्पोरेशन। अब कॉर्पोरेशन क्या चाह रहे थे ये कि भाई अमाउंट जो है वो रिकवर कराना है, कुछ फैक्ट्स इसकी जानकारी में उसको डिस्क्लोज करे ताकि इस पूरे गिरोह का जो है भांडाफोड़ हो सके। कोर्ट ने कहा कि हम बेल के स्टेज पर या किसी भी स्टेज पर ऐसी इन्वेस्टिगेशन को अलाउ नहीं कर सकते जहां पर अक्यूज के बेसिक फंडामेंटल अधिकार ही खत्म हो जाए। क्या आप जानते हैं कि अक्यूज का फंडामेंटल अधिकार है टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द सेल्फ इंक्रिमिनेशन, और आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 संविधान का उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिस कारण कॉर्पोरेशन के नाम पर उसको ये बाध्य नहीं किया जा सकता कि ही इज़ बाउंड टू मेक सेल्फ इंक्रीमेंटिंग स्टेटमेंट। तो कोर्ट ने कहा कि जब भी कॉर्पोरेशन की बात आएगी तो उसमें आप कुछ फैक्ट्स पूछ सकते हो, कोई आर्टिकल जो है रिकवर कर सकते हो, बट सारे प्रोसीजर आपके लॉफुल होने चाहिए। अगर हमें देखा कि प्रोसीजर जो है अनलॉफुल है या देखा कि भाई कॉर्पोरेशन के बहाने आप ऐसी एविडेंस गठित कर रहे हैं जो संविधान के अगेंस्ट है, तो ऐसे कॉर्पोरेशन को हम कतई ही अलाउ नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ये स्पेसिफिक किया कि इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर अब कोई रिक्वायरमेंट जो है अक्यूज की नहीं है और जो ग्राउंड सस्टेन किए हैं बाय द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ये प्लॉजिबल नहीं है। तो कोर्ट ने वहाँ पर ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेटिस्फाइड करते हुए अक्यूज को जो है बेल का लाभ दिया। तो साथियों, ये फैसला जो है हमें सिखाता है 10 बातें, पूरी 10 बातें, इसको आपको नोट करना है। सबसे पहली बात एंटी करप्शन के मैटर्स में, क्योंकि मैं जो बेसिक 2 क्वेश्चन है उसको भी यहाँ पर कवर करते हुए चल रहा हूँ। एंटी करप्शन के मैटर में जहाँ आपको अरेस्ट नहीं किया गया है और आपके विरुद्ध जो है FIR है, तो एक बात जो है आपको समझनी है कि सेक्शन 17A PC एक्ट का ये मैंडेट करता है कि इफ़ देयर इज़ नॉट अ केस अगेंस्ट यू वेयर इन यू वर कॉट रेड हैंडेड, उस सिनेरियो में आप 17A PC एक्ट की लाइट में भी बेल प्ली को क्लेम कर सकते हैं। और 17A PC एक्ट इम्पेरेटिव है, जिसपे कई जजमेंट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हैं। हालांकि डाइवर्जेंट व्यू है डिफरेंट हाई कोर्ट के, बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जब सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे पक्ष में स्टैंड कर रहा है। इसके अलावा कई हाई कोर्ट भी है जो 17A के पक्ष में है। तो वहाँ पर बेसिक रूल क्या है जूरिस्प्रूडेंस का कि 2 व्यू में कन्फ्लिक्ट होगा तो जो व्यू अक्यूज के फेवर में है वो प्रिवेल करेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप प्राइवेट पर्सन है, यू आर नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, देन यू आर हैविंग अ वेरी गुड केस, क्योंकि सेक्शन 7 ये जो ब्राइब के मैटर होते हैं उसमें पहली शर्त ये कि जो कंसर्न अक्यूज है ये मस्ट बी द
पब्लिक सर्वेंट, अगर इंजन नहीं है तो डब्बे साथ में नहीं घसीटे जा सकते। तीसरी बात है द प्रोसिक्यूशन इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफिक द केस, कि केस क्या है। जनरल केस के आधार पर कोई भी डिटेंशन जो है अलाउड नहीं होगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात, कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए उनको प्रोसीजर बताना पड़ेगा कि भाई अभी तक हमने क्या किया है और आगे हमारा मोडस क्या है और अगली जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो एज पर लॉ है या नहीं है। अगर उनका स्टैंड जो है एज पर लॉ नहीं है तो किसी भी रूप में रॉन्गफुल डिटेंशन को या इलीगल डिटेंशन को अलाउ नहीं किया जा सकता। पांचवी बात, भले ही मैटर एंटी करप्शन के हैं, इवन दो दे आर बाउंड टू फॉलो 41A ऑफ CRPC, अगर पनिशमेंट अप टू 7 ईयर है। और आपको मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि अगर 41A कंप्लाई विद नहीं करते हैं तो उस सिनेरियो में ऐसे कई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हैं कि जहां पर ऐसे अफसर भी जेल गए हैं जिन्होंने इलीगल अरेस्ट को जो है कन्फर्म किया है। छठी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी हम एंटिसिपेटरी बेल को लगा रहे हैं तो वहाँ पर रिव्यू जरूर कर लीजिए। रिव्यू मीन्स पूरी एफआईआर पढ़ो, उसमें जो पॉइंट इंक्रिमिनेशंस के हैं उनको निकालो। इंक्रिमिनेशन मीन्स ऐसी साक्ष्य जो आपको दोषलिप्तकारी स्थिति में जो है लेकर आती है, और उसको प्रॉपर जो है खंडित करो बाय पुटिंग सब्सटेंस, और उस पर प्रॉपर रिसर्च करो और उस लॉ की और उस जवाब की लाइट में ही अपनी बेल बिली को ड्राफ्ट करो। उससे क्या सफलता मिलने की स्थिति रहेगी और बार बार डाइवर्जेंस व्यू जो है वो नहीं आएंगे। पॉइंट नंबर 7 कि जब भी हम एंटिसिपेटरी बेल लगा रहे हैं तो आपको एक ही चीज़ पर ध्यान रखना है कि कस्टोडियल इंटरोगेशन आपका रिक्वायर्ड है या नहीं है। क्योंकि ये कहते हैं कि अक्यूज जो है कॉपरेट नहीं कर रहा, भाग रहा है, इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं कर रहा है, दैट्स वाई इस बेल प्लीज लायबल टू बी रिजेक्टेड। बट एक बात ध्यान रखो कि आपको ज्वाइन कैसे करना है इन्वेस्टिगेशन, कि जब भी एफआईआर है आपकी जानकारी में आ गई है तो आप एक प्रॉपर रिप्लाई जो है सबमिट कर दो और उनसे कह दो कि भाई जो भी पूछताछ करनी है आप करिए, पर मुझे अश्योर कीजिए कि मेरे साथ कोई बुरा नहीं होगा और मेरे अधिकार जो है प्रभावित नहीं होंगे। इसके अलावा पॉइंट नंबर 8 पर आपको एक ध्यान रखने की, जब भी आप जा रहे हैं तो साथ में अपना एडवोकेट लेके जा सकते हैं, क्योंकि 41D CRPC में आपको अधिकार है टू हैव द कंसर्न काउंसिल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरोगेशन। इट डजंट मीन्स फॉर द होल इंटरोगेशन बट फॉर द टाइम बिंग आप उसको जो है लेके जा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लोग कहते हैं कि अभी तो हमने आपको अरेस्ट करा ही नहीं है, तो फिर आपका वकील की जो है रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे ही आप जो अथॉरिटी उसके समझ अपीयर हो रहे हो, यू आर इन द कस्टडी ऑफ द कंसेंट अथॉरिटी, और जब तक वहाँ से आप रिलीव नहीं हो रहे हो तब तक आप उस कस्टडी में जो है माने जाओगे। नौवीं इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी स्टेट जो है बेल प्ली का अपोज करती है तो स्टेट का भी यही मत होता है कि इसने गंभीर अपराध कारित किया है, ही इज़ लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड, और इसको अगर बेल दी तो रॉन्ग मैसेज जो है सोसाइटी में जाएगा। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, अपराध कितना भी गंभीर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या वो लीगल स्टैंड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। और 10वीं इंपॉर्टेंट बात कि जब भी हम बेल को ड्राफ्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले सारे फैक्ट्स को लिखें, उसका प्रॉपर जवाब लिखें जैसा मैंने आपको बताया रिव्यू के अंदर, उसके बाद लॉ पॉइंट्स को लिखें और उसके बाद आप चाहते क्यों इसको लिखें। ओके, इस तरह से अगर बेल बनती है तो वहाँ पर सफलता मिलने के चांसेस भी रहते ही रहते हैं। तो कुल मिला के हमको होपलेस नहीं, हमें काम करना है एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ लॉ, पर उसको करते हुए जो मैंडेट है उसको नहीं भूलना है भाई। इतनी सी बात अगर ध्यान रख लोगे तो वहाँ पर निश्चित तौर पर सफल हो जाओगे। क्योंकि इस मैटर में इस बंदे की दाद देनी पड़ेगी कि सेशंस कोर्ट से आ रहा, हाई कोर्ट से आ रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट से बेल लिया है, जबकि 2 कोर्टों के अगर फाइंडिंग खिलाफ है आपके सुप्रीम कोर्ट हाथ ही नहीं डालती है एसएलपी के अंदर। तो इसका मतलब अगर स्टैंड क्लियर हो, प्रॉपर ड्राफ्टिंग हो, प्रॉपर वर्कआउट किया जाए तो वहाँ पर सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूँ कि जब भी आप कोर्ट जा रहे हो तो अपने सारे पॉइंट्स पर जो है काम करते हुए चलो। जितना आप लॉफुल रहोगे, जितना आप लॉफुल आर्गूमेंट करोगे, उतना ही आपके लिए स्थितियाँ पॉजिटिव रहने वाली है। तो साथियों, मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।